हेलो तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियोस का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो क्लास 10th या 9th का वीडियो जो आप देखना चाहते हैं, क्लास 9 का फिजिक्स बायोलॉजी का पीछे पड़ा हुआ है, मैथ का भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। साथ ही साथ क्लास 10th का हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर के दूसरे लेक्चर में हम लोग तीसरे लेक्चर में हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर का तीसरा लेक्चर है हम लोग में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने धातु के भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किया था, दूसरे लेक्चर में धातु के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया था और दोनों लेक्चर्स में कुछ डिफिनीशंस भी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बोर्ड के नजरिए से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और इस वीडियोस में भी हम आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक एवं आयनिक यौगिक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयनिक यौगिक होता क्या है, प्रकार बोलेंगे, उसके गुणधर्म के बारे में बोलेंगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आयनिक यौगिक होता क्या है हमारा, जैसे कि आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि आयनिक यौगिक होता क्या है, इसकी डिफिनीशन हम लोग देते हैं। ठीक, तो आयनिक यौगिक जैसे ही बोलते हैं तो आप लोग सभी जानते होंगे कि वैसा यौगिक जिसमें आयन होता हो। आयनिक यौगिक कौन होगा, वैसा यौगिक जिसमें आयन होता हो ना। अब देखिए वही इसी को डिफाइन, मतलब यहाँ पे उसी को तो डिफाइन करना है। इस डिफिनीशन को डिफाइन कैसे करना है कि देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक की परिभाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयनिक यौगिक की परिभाषा। दो विपरीत आवेशित आयन, दो विपरीत आवेशित आयन का मतलब समझ रहे हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, या तो प्लस होते हैं या फिर माइनस होते हैं। तो दो विपरीत आवेशित आयन का मतलब हो गया एक प्लस और एक माइनस होगा। दोनों प्लस नहीं होंगे, नहीं दोनों माइनस होंगे। कौन से आयन होंगे, जैसे बोल रहा दो विपरीत आवेशित आयन, तो ये एक प्लस और एक माइनस आएगा। मजबूत स्थिर वैद्युत बल, ये एक प्रकार का बल होता है जो आयनों को बांध कर रखता है। ठीक है, तो ये आयन जो है मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक का बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यही हो गया आयनिक यौगिक का हमारा डिफिनीशन। आयनिक यौगिक का डिफिनीशन कोई पूछे कि आयनिक यौगिक होता क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि दो विपरीत आवेशित आयन मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब जो दो विपरीत आवेशित आयन है, तो अब सोच कितने के मन में होगा क्या कि मतलब दो विपरीत आवेशित आयन ही क्यों बंध कर बनाते हैं आयनिक यौगिक। दो मतलब समान आवेश क्यों नहीं बनाते हैं, दो विपरीत आवेश बना सकते हैं, आवेशित आयन बना सकते हैं, तो दो समान आवेशित आयन क्यों नहीं बना सकते। तो उसका भी जवाब मेरे पास यहाँ पे है, आपका ये नोट पॉइंट। और ये भी है इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम बोल रहे थे कि इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें इंपॉर्टेंट है और हम जो वीडियोस बनाते हैं वो सारे के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमको इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। अब जो कितने के मन में होगा कि मतलब कि ये विपरीत आवेशित आयन मजबूत स्थिर बल द्वारा क्यों बनते हैं, जो समान आवेशित आयन क्यों नहीं बनते, तो उसका भी इलाज हमारे पास है। ये पॉइंट, ये क्या, ये पॉइंट पूरे इसकी कोई कीमत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन का मतलब हो गया प्लस और एक माइनस। ये दोनों आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो भी तो वैद्युत बल में बनती है। लेकिन अगर आपका मतलब जैसे कि है आपका कहीं जाने का मन नहीं हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई जबरदस्ती ले जाया जाए तो क्या आप उसके मतलब आसानी से चले जाइएगा, नहीं ना, बहुत कठिनाई होती है। लेकिन आपका भी कहीं जाने का मन हो, जैसे कि यहाँ से गए, यहाँ से बेलसन गए, ठीक है, और आपका जाने का मन हो तो आपको कहीं चल तो तुरंत करिएगा क्या, चल भाई हमारा भी काम घूम भी लेंगे आप। ठीक, मतलब आपको जहाँ जाने की सुविधा, मतलब जाने का दिल करेगा, आपका जो दिल बोलेगा, जो आपका मन बोलेगा, जो आपका दिमाग बोलेगा, जहां पर आपकी जरूरत होगी, अगर आपका भी काम हुआ तो आप हमारे साथ बिल्कुल चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ तो क्या है, उसी प्रकार है प्लस और माइनस। ठीक है, ये दोनों विपरीत आवेश है, तो जब ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये बल उनमें लगता है और जोर से। ये बल जब लगता है तो और भी वो मतलब कि मजबूती से बन जाते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। लेकिन क्या होगा जब प्लस और प्लस को वापस रखेंगे, जब प्लस और प्लस, ये भी तो आवेशित आयन है, जब इस दोनों को रखिएगा तो यहाँ पे जो वैद्युत बल आएगा, कितना भी मजबूत वैद्युत बल आएगा, लेकिन इसके मुकाबले कम रहेगा। तो इसलिए प्लस प्लस नहीं लेते हैं, ना ही माइनस माइनस लेते हैं, ना प्लस प्लस लेते हैं और ना ही माइनस माइनस लेते हैं। ये दोनों का दोनों आयन है। ठीक है, तो विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, वही समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो हमारी मदद हो रहा है। अगर हम इस हाथ को ऐसे सटाना चाहें तो इस हाथ को ऐसे सटाना चाहते, ये हाथ हमारी तरफ आ रहा है तो हमको कोई दिक्कत है। लेकिन कोई आदमी ऐसे हाथ करके ऐसे फैला रहा है और तब हमको उसको सटाना हो तो बहुत दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। तो उसी प्रकार है, ये प्लस माइनस आपस में चिपकने वाला रहता है, तब हम ये बल लगा के और इसको जोर से चिपका देते हैं। लेकिन ये प्लस प्लस या फिर ये माइनस माइनस, ये एक दूसरे से क्या होता है, हटता रहता है,
तब हमको जबरदस्ती इसको लाके चिपकाना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें जो वैद्युत बल होता है वो बहुत खर्च होते हैं और तो भी इतना स्थायी आयनिक यौगिक नहीं बना पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण है। तो इसका एक ये भी कारण है, ठीक है। तो इस नोट को पॉइंट को नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके गुण पे चलते हैं। तो कि आयनिक यौगिक का हम लोग जो है परिभाषा देख चुके हैं। अब आयनिक यौगिकों को हम लोग जो देखना क्या है कि आयनिक यौगिकों का परिभाषा देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं कि आयनिक यौगिक होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में फुल जानकारी लेनी है तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पे भी चलते हैं, ठीक है। कुछ विलयन होते हैं, सभी विलयन के कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं कि वो विद्युत का चालन करेंगे कि नहीं, वो विलयन किस चीज में घुलेंगे किस चीज में नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार होती है, ठीक है। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में भी सेम चीज है कि आयनिक यौगिकों का भी एक गुणधर्म होता है, ठीक है। इसमें पहला इसका गुणधर्म है, गुणधर्म का मतलब उसका गुण होता है कि वो क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक। उसमें सबसे पहला आता है हमारा भौतिक गुण। उसके बारे में जानते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है, ठीक। आयनिक यौगिक का जो भौतिक गुण होता है, मतलब भौतिक मतलब दिखता किस टाइप का है, कुछ ठोस है, द्रव्य है, गैस है, किस टाइप का है। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आयनिक यौगिक जो हमारे होते हैं ये ठोस के रूप में होते हैं और कुछ कठोर होते हैं, मतलब वह कुछ कठोर होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, कठोर होते हैं। ऐसा कठोर होते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया, ये समानता भंगुर भी होते हैं, मतलब इतना ही कठोर होते हैं कि उस पर मारा जाता है फूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो भौतिक गुण में हम लोग को यही जानना है कि आयनिक यौगिक का भौतिक गुण जो है इसमें क्या है कि ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। मतलब ये कौन आयनिक यौगिक ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक जो होते हैं ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। उसी प्रकार है दूसरा, उसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में जानते हैं। गलनांक मतलब कि किसी चीज का गलने वाला, मतलब गलनांक होता है मतलब कुछ ऐसा मतलब टाइप जहां पे वो गलना शुरू हो जाए। क्वथनांक मतलब वहां से क्या उबलना शुरू हो जाए, उस ताप पे वो उबलना शुरू हो जाए। तो देखिए इनके गलनांक एवं जो क्वथनांक है बहुत उच्च अधिक होते हैं। या ऐसे भी ठोस पदार्थ के तो गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं कि ना। अब लोहा के एक पिंड को ले लीजिए, अगर उसको गलाइएगा तो क्या जल्दी गलेगा क्या, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर पे जाएगा कि जिस बर्तन में आप लोहा को गला रहे हैं शायद हो सके वो गल जाए, लेकिन लोहा न गलता है, ठीक है। तो जैसे कि होता है मतलब वो ठोस है, तो ठोस का तो मतलब कि गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता ही है, मतलब कि अधिक होता है। तो क्या भौतिक गुण में नहीं बताया गया है कि ये ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक तो ठोस होते हैं, भौतिक गुण में बताया गया है कि नहीं बताया गया, और ये समानता भंगुर भी होते हैं। लेकिन गलनांक में आते हैं, जैसे ही बात हम गलनांक की करते हैं तो गलनांक में इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इनको जल्दी से गलाया नहीं जा सकता है, इसको जल्दी से उबाला नहीं जा सकता है, इसका बहुत अधिक होता है क्या गलनांक एवं क्वथनांक, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा गलाने और क्या करने के लिए, उबालने के लिए, ठीक है। तीसरा आता है घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब होता है घुलना, किसी भी चीज में घुलना। तो ये आयनिक यौगिक जो होंगे किस चीज में घुलेंगे, किस विलयन में घुलेंगे, किस विलयन में नहीं घूमेंगे, मतलब कि किस विलायक में घुलेंगे और किस विलायक में नहीं घुलेंगे। तो उन्हीं के बारे में घुलनशीलता जो है ये बताता है। घुलनशीलता क्या बताता है कि जैसा कि देख रहे होंगे कि ये जल में घुलनशील, ये कौन आयनिक यौगिक जो हमारा है जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो आयनिक यौगिक होता है वो क्या होता है, जल में तो घुल जाता है, लेकिन जैसे ही केरोसिन तेल की बात आता है, केरोसिन तेल की बात, जिसको आप लोग मटिया तेल बोलते हैं, सब मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है। केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, ऐसे टाइप के विलायकों में क्या होता है हमारा आयनिक यौगिक नहीं घुलता है, ठीक है। आयनिक यौगिक नहीं घुलता है, ऐसे टाइप के विलायकों में ये अविलय होता है। अविलय का मतलब नहीं घुलना होता है, ठीक है, उसमें विलय नहीं होता है। तो घुलनशीलता भी तीसरा टाइम लोग जा चुके हैं। अब चौथा हम लोगों का क्या है, विद्युत चालकता। क्या है, विद्युत चालकता। तो अब विद्युत चालकता का मतलब होता है कि इस जो गुण है ये बताता है कि कोई यौगिक या कोई विलयन विद्युत का चालन करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा भी तो किस रूप में करेगा, किस रूप में नहीं करेगा। तो ये देखिए विद्युत चालकता में बताया गया है। ये मतलब होता है ये कौन, ये मतलब यहाँ पे आयनिक यौगिक की बात कर रहा है, इसी का गुणधर्म के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो विद्युत चालकता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बता रहे हैं क्या कि ये जलीय विलयन, ये जलीय ऑब्लिक गलित रूप में विद्युत का चालन करता है। तो ये कौन आयनिक यौगिक जो होता है वो जलीय विलयन के रूप में, ये तो देखे कि यहाँ पे हमेशा ठोस के रूप में रहता है, देखे कि नहीं ठोस व कुछ कठोर होते हैं भौतिक गुण में। लेकिन जब इसको आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में अगर बदल दीजिएगा या फिर गलित विलयन के रूप में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन करेगा, ठोस के रूप में नहीं करेगा। ठोस के रूप में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब ठोस होता है, किसी भी पार्टिकल को देख लीजिएगा, ठोस में सभी पार्टिकल अपने अपने स्थान पे स्थिर होते हैं, और स्थिर होते हैं तो इसमें कहिएगा कि इसमें आयन तो होते हैं, तब काहे नहीं होता है, तो भैया ठोस में इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जब ये ठोस होता है तो इसमें आयन तो होते हैं, लेकिन सभी आयन अपने अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, और जब अपने अपने स्थान पर स्थिर होते हैं तो जब आयनों का प्रवाह ही नहीं होगा, जब आवेश बहेंगे नहीं तो विद्युत धारा कहां से बहेगी, एक पार से दूसरे पार कैसे जाएगी।
लेकिन वही जैसे ही इसका जलीय विलयन करते हैं या फिर इसको गला दिया जाता है, आयनिक यौगिकों को गला दिया जाता है या फिर इसको जलीय विलयन के रूप में करते हैं, तो ये इसलिए विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलयन में और गलित विलयन में आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। आयनिक यौगिकों को वे कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, जिसके कारण आयनों का प्रवाह होता है गलित विलयन में। अगर हम इलेक्ट्रिक दे तो जलीय या गलित रूप में ये विद्युत का चालन करते हैं, ठोस का चालन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको भी नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि धातुओं के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा कि आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा, धातु के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। लेकिन जो है हमारा जो धातु होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, कभी जानने की इच्छा है आपके बारे में, कभी जानने की चेष्टा की है? तो हम बताने के लिए, किस लिए, हम भी तो बताने के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो क्या है कि धातुओं की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, और धातु की प्राप्ति होती है उसको हम लोग एक बार और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातुओं की प्राप्ति या फिर धात्विकी। क्या बोलते हैं, धात्विकी इसको बोलते हैं। धातुओं की प्राप्ति को हम लोग धात्विकी भी बोल सकते हैं। धातु कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, इसका हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या होती है। तो सबसे पहला है इसमें क्या है, मतलब धातुओं को प्राप्त करना जो होता है कि धातु प्राप्त कहाँ से होती है, तो पहले सबसे पहले धातु तो खनिज से प्राप्त होती है, सॉरी प्राप्त तो अयस्क से होती है, और अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, खनिज से होता है। और खनिज क्या होता है सोचिए, यहाँ पर जो खनिज होता है जिसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं खनिज को, ठीक है। ये क्या करता है कि पृथ्वी के, ये कहाँ से प्राप्त होता है, सो देखिए गौर से कि इसका परिभाषा डिफिनेशन किस प्रकार है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि खनिज और गैंग क्या है, ठीक है, खनिज और अयस्क क्या है, सीधे पूछ देंगे इन दोनों की परिभाषा और बस कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लेके आते हैं, इसलिए हमारे नोट्स भी बहुत कम रहते हैं, ठीक है। और मतलब कि और चैनल, हम किसी चैनल की निंदा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ किसी और चैनल्स के मुकाबले या किसी और के मुकाबले हमारा नोट्स क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है और बहुत ही सटीक रहता है, और यहाँ से आने की जो बहुत ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, खनिज क्या है, हमारा जो पृथ्वी है इसके अंदर जो तत्व है ना उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खनिज। देखिए तो उसी को डिफिनेशन उसको भाषा में कैसे लिखा गया है कि पृथ्वी प्राकृतिक रूप से उपस्थित, पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में यानी कि पृथ्वी के जो अंदर है उसमें प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं कि हम कुछ भर दिए पृथ्वी के अंदर, वो भी तो पृथ्वी के अंदर हो गया ना, मिट्टी को खोद के अगर भर दीजिएगा तो वो भी तो पृथ्वी के अंदर, तो ऐसा नहीं, प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक द्वारा हो, ना कि हमारे द्वारा हो, ठीक है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे खनिज किसको कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित यौगिकों को, तत्वों को क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि खनिज हो गया, उसी प्रकार इसका भी है दूसरा भी डिफिनेशन है, अयस्क का भी एक डिफिनेशन होता है, ठीक है। अयस्क होता क्या है, इसको देखिए, अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अयस्क बोल रहा है, खनिज तो होते हैं वो जो पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक मिलते हैं सो, लेकिन उन तत्वों और यौगिकों में जो अधिक मात्रा में धातु रहते हैं ना, उसमें जैसे कि मान लो कि मतलब कि पृथ्वी के नीचे मिला, ठीक है, कि मतलब 2 यौगिक मिला, एक यौगिक में सोना की मात्रा ज्यादा है और एक यौगिक में सोना की मात्रा 1 kg और एक यौगिक में सोना की मात्रा क्या है, 5 ग्राम है, 2 ग्राम है, ठीक है। तो इतना है। तो अब इसमें से अयस्क किसको हम लेंगे, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर कुछ सोना निकलने वाला है, 1 ग्राम सोना निकलने वाला है, और उसमें हमारा खर्चा करीबन कितना हो जाए, 2 या 3 ग्राम सोने के जितना खर्चा हो जाए, 2 या 3 ग्राम सोने के दाम इतना खर्चा हो जाए, तो क्या उस 1 ग्राम सोना निकालना हमारे लिए फायदेमंद होगा क्या? 2 या 3 ग्राम सोने की कीमत लगाकर हम उसका क्या कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसका धातुकरण कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कि मतलब कि शुद्ध करके उसको में से निकाल रहे हैं, और हमको मिल कितना रहा है, 2 ग्राम सोना की लागत लगाएं और पाए कितना, 1 ग्राम सोना, तो वो हमारा लाभदायक होगा क्या? तो नहीं होगा। लेकिन वही 2 ग्राम सोना का मतलब कि जितना 2 ग्राम सोने की कीमत है उतना इसमें लगाएंगे 1 किलो वाले में, और इसमें से 1 kg निकालेंगे, क्या 1 किलो निकालेंगे, क्या सोना निकालेंगे हमारा, तो क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार है कि वे खनिज पृथ्वी के अंदर तो जितने भी यौगिक और जितने भी तत्व प्राकृतिक रूप से मिलते हैं सभी खनिज होते हैं, लेकिन अयस्क उन खनिजों को कहा जाता है जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो, जिनमें क्या होती है, धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो, और उसे किसे, धातु को निकालना लाभकारी होता हो। अभी तो बताया है कि लाभकारी होता हो, मतलब कि जैसे कि 2 ले लिए, एक में 1 किलो, एक में 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम वाले में निकालने में हमारा फायदा नहीं है, लेकिन 1 किलोग्राम वाले में तो निकालने में फायदा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अयस्क हो जाएगा,
ठीक है। तो मतलब कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो, पृथ्वी के नीचे जितने भी तत्व और यौगिक हैं प्राकृतिक रूप से दबे हुए वे सभी खनिज हैं, लेकिन उनमें भी वे खनिज धातु अधिक वे खनिज अयस्क हैं जिनमें धातु अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है, और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, जब निकालना लाभकारी होता है ना तो उस खनिज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आता है, यहाँ पे बोलेगा क्या कि सभी अयस्क खनिजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव में डालता है कि क्या सभी अयस्क खनिज होती हैं। तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए पहले क्या है कि धातुओं के निष्कर्षण करने की विधि अयस्क से कैसे होती है। ये धातुओं के निष्कर्षण के करने की विधि जो होती है, धातु के निष्कर्षण कैसे किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है उसकी विधि है। और किससे निष्कर्षण किया जाता है, तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है, जिसमें अयस्कों का सांद्रण है, अपचयन है, अपघटन है, गलित है, क्या क्या मतलब बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें अयस्कों का समृद्धिकरण उसी में आता है। फिर उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, उसके बाद धातु को प्राप्त किया जाता है, उसके बाद धातुओं का परिष्करण किया जाता है, यानी कि धातुओं को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जो हमें मिलता है वो पूरी शुद्ध धातु नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग खुद शुद्ध करते हैं, ठीक है, किसी विधि से। तो ये तीन हमारा हो गए। और जो जैसा कि हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग चकना खा जाते हैं, क्या खा जाते हैं कि मतलब कि कोई पूछ ले, क्या पूछे कि क्या सभी अयस्क खनिज है, क्या सभी अयस्क खनिज है, तो पूछेगा क्या कि क्या सभी अयस्क खनिज है और क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो यहाँ पर यहीं पे क्या करते हैं कि कितने का कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है कि देखिए डायरेक्ट पूछता है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं क्या, तो देखो सभी खनिज अयस्क होते हैं क्या, सभी खनिज बराबर अयस्क, सभी खनिज बराबर अयस्क और सभी अयस्क बराबर खनिज। अब इन दोनों में से सही कौन है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं क्या, तो देखते हैं क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं क्या। अब अयस्क की परिभाषा क्या देखते हैं कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता हो, यानी कि अयस्क भी एक प्रकार का खनिज है। लेकिन क्या खनिज अयस्क है क्या, देखिए तो पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज तो पृथ्वी के अंदर सारा तत्व जो तत्व है दबा हुआ प्राकृतिक रूप से और यौगिक जो है वो सभी का सभी खनिज है, लेकिन वो सभी अयस्क है क्या, अयस्क नहीं होगा, क्योंकि अयस्क उसको कहते हैं कि जिस खनिज में अयस्क की मात्रा ज्यादा हो, जिस खनिज में क्या होती है कि धातु की मात्रा ज्यादा होती है उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि जो खनिज हमारा होगा वो अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी खनिज जो होगा हमारा तो जैसा कि यहाँ पर देखिए कि मतलब कि यहाँ पे जो पाई जा रही थी वहां पे कुछ मतलब कि कुछ क्या हुआ था कि बगल में एक साउंड बजने लगा था, जिसके कारण ये वीडियो पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो जैसा कि हम जिस टॉपिक पर थे कि सभी खनिज हमारा अयस्क होती है क्या, तो सभी खनिज हमारा अयस्क नहीं होती है, खनिज से अयस्क बनता है, ठीक है, ना कि अयस्क से खनिज बनता है। ठीक है, खनिज से किसका अस्तित्व है, अयस्क का अस्तित्व है। अच्छा बताइए पिता से किसका अस्तित्व होता है, बेटा का पिता से अस्तित्व होता है कि नहीं होता है। कि अब कोई बोले कि मतलब कि अगर कोई पूछे कि पिता पहले आता है कि बेटा, मतलब कि जो पुत्र पहले आता है, तो कोई बता सकता है कि मतलब कि पिता से पुत्र का अस्तित्व है, ना कि पुत्र से पिता का अस्तित्व है। कभी भी पिता से ही तो पुत्र का अस्तित्व होता है। आपके पिता इस दुनिया में आए तभी ना आप आए, अगर आपके पिता नहीं होते तो क्या आप आते, क्या नहीं आते। मतलब पिता से किसका अस्तित्व है, पुत्र का अस्तित्व है, यानी कि पिता से पुत्र का अस्तित्व है लेकिन पुत्र से पिता का अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार अगर खनिज इस दुनिया में नहीं होता, खनिज को अगर हम लोग नहीं जानते तो अयस्क को भी हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन वही जो देखें यानी कि खनिज किसका है, खनिज किसका है, खनिज से क्या बना है, अयस्क बना है। तो चूंकि खनिज से अयस्क बना है तो ये अयस्क सभी अयस्क क्या होगा, खनिज होगा, लेकिन ये सभी अयस्क क्या होंगे, हमारे खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज हमारे अयस्क नहीं होंगे। कुछ खनिज उसमें से ऐसे भी होंगे, खनिज बोलते किसको है, प्राकृतिक रूप से नीचे जो दबे होते हैं उसी को ना बोलते हैं। तो कुछ नीचे इस प्रकार के भी होंगे जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे, जिसका निष्कर्षण करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो हम किसको अयस्क बोलते हैं, जिसका मतलब जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, जिसको निष्कर्षण करने पर धातु में प्राप्त हो, लाभ हो हमको, तो उसी को ना अयस्क बोलते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनको हमको शुद्ध करने पर कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, यानी कि जो खनिज है वो अयस्क, कुछ खनिज जो होती हैं अयस्क नहीं होती हैं, लेकिन अयस्क वही होती हैं जो सभी खनिज होती हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गया सभी खनिज बराबर अयस्क, ये आपका
हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, सभी खनिज जो अयस्क नहीं होती है लेकिन सभी अयस्क जो होती है हमारा खनिज होती है। क्या देख सकते हैं कि वे खनिज, जैसे ही अयस्क आ रहा है तो मतलब कि खनिज के बारे में बोल रहा है कि वैसा खनिज जिसमें धातु की अधिक मात्रा होता है, यानी कि जो अयस्क होता है हमारा वो खनिज होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये, अगर मतलब कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए क्या करें, मतलब कि हमारे बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस का क्या करें, नोटिफिकेशंस अलाउ करें। ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो जो रोड अपलोड होता है आपको डायरेक्ट हमारे चैनल से सीधा आपके पास लिंक भेजा जाएगा। उसके कारण आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, ये देखिए अगले वीडियोस में हम लोग और भी मतलब कि बहुत अच्छे मतलब की बात बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को मतलब कि क्या करना है, क्या डिफाइन करना है, उसको हमको समझना है। ठीक है, ना कि रट्टा मारना, उसको हम लोग को समझना है, जिसके लिए हम लोग को मतलब कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कि यहाँ पे होता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे आते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी होते हैं यहाँ पे टॉपिक्स वो बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे हर एक चैप्टर्स का बहुत ही कम नोट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे वही नोट्स आते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं कि मतलब कि इसमें से हम किताब पढ़ते हैं तो कुछ होते हैं कि इसमें से नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको बेगर काम के यहाँ पे नॉन इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाकर आपका टाइम बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है वही टॉपिक्स को हम लाते हैं जो हमें लगता है कि ये बोर्ड के नजरिए से आता है, ये बोर्ड में आता हो या फिर क्वेश्चन बैंक्स में रहते हो। ठीक है, जिस क्वेश्चंस में हमें डाउट होते हैं हम उसको पलट के देखते हैं कि क्या ये कभी क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम में। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक्स खोलिए और हर एक क्वेश्चन बैंक में हर एक साल का ईयर्स में देखिएगा तो इनसे संबंधित एक ना एक दो ना दो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही इनसे संबंधित सब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अगर इनका कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से 2-3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं प्रिंस राज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।